Good morning my dear student. Today I will teach the spectrum of hydrogen. आज हम आप लोगों को स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन पढ़ाएंगे। स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन पढ़ाएंगे। स्पेक्ट्रम का मतलब आप जानते हैं, स्पेक्ट्रम का मतलब होता है कलर। स्पेक्ट्रम का मतलब क्या होता है? कलर। प्रीवियस लेक्चर में हमने आपको बताया है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम क्या होता है। डिफरेंट टाइप के जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होते हैं, इनके वेवलेंथ को इंक्रीजिंग ऑर्डर में और फ्रीक्वेंसी को डिक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज कर दें तो जो डायग्राम हमें ऑब्टेंट होता है उसी को हम क्या कहते हैं बेटा? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। ठीक, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम जो होता है वो कई टाइप्स के होते हैं। आपका इमिशन स्पेक्ट्रा, एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा, लाइन स्पेक्ट्रा, कॉन्टिन्यूअस स्पेक्ट्रा, डिसकॉन्टिन्यूअस स्पेक्ट्रा, मॉलिक्यूलर स्पेक्ट्रा, एटॉमिक स्पेक्ट्रा। ठीक है ना, बहुत सारे स्पेक्ट्रा होते हैं आपके। तो हमें स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन पढ़ना है। तो स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन का डिफिनेशन क्या होगा? द स्पेक्ट्रा इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम द हाइड्रोजन एटम। ऐसा स्पेक्ट्रा जो हाइड्रोजन एटम से मिले उसी को हम क्या कहेंगे बेटा? स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन कहेंगे। स्पेक्ट्रम जब हाइड्रोजन एटम से मिलेगा तो उसे हम क्या कहेंगे? स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन कहेंगे। स्पेक्ट्रम का मतलब कलर होता है। जैसे विप्योर हो गया, व्हाइट लाइट रेज है। व्हाइट लाइट रेज आपका जो है इसमें जो होता है 7 कलर्स होते हैं विप्योर। ठीक है ना, वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड, ये 7 कलर्स आपके जो होता है व्हाइट लाइट में होते हैं आपके। और इनका एक कॉन्टिन्यूअस फ्रीक्वेंसी होती है। इसमें हमने बताया था वायलेट से लेकर के रेड तक के जो कलर होते हैं इनमें जो फ्रीक्वेंसी होती है वो 7.5 × 10⁻14 हर्ट्ज से लेकर के 4.0 × 10⁻14 हर्ट्ज तक होता है, या सेकंड इनवर्स कह दीजिए। ठीक है ना, वायलेट से लेकर के रेड तक की जो फ्रीक्वेंसी होती है कंटिन्यू फ्रीक्वेंसी होगी, बीच में ब्रेक नहीं होगा। कंटिन्यू फ्रीक्वेंसी से 1 2 3 4 5 6 7 8 10 7 8 9 10 नंबर आपके कंटिन्यू होते हैं। फ्रीक्वेंसी भी आपका जो होगा 7.5 × 10⁻14 हर्ट्ज से लेकर के आपका 4.0 × 10⁻14 हर्ट्ज तक होगा। कंटिन्यू, बीच में कोई ब्रेक नहीं होगा। फ्रीक्वेंसी सारी फ्रीक्वेंसी इसमें प्रेजेंट होगी। ठीक है ना, ये मिलेगा। तो स्पेक्ट्रम आप समझिए आप क्या होता है। आप जानते हैं किसी भी एटम में जो होता है बेटा इनफाइनाइट नंबर ऑफ सेल्स होते हैं। किसी भी एटम में इनफाइनाइट नंबर ऑफ सेल होते हैं, लेकिन इलेक्ट्रॉन जो रिवॉल्व करते हैं वो सर्टेन परमिटेड एनर्जी के ऑर्बिट्स में क्या करते हैं? रिवॉल्व करते हैं। ठीक है ना, एटम्स के अराउंड किसी भी एटम में इनफाइनाइट नंबर ऑफ सेल होते हैं, लेकिन इलेक्ट्रॉन जो होता है आपका उसी ऑर्बिट में रिवॉल्व करता है जिसकी एनर्जी क्या होती है? फिक्स होती है। टाइम के साथ एनर्जी चेंज नहीं होती। सर्टेन परमिटेड एनर्जी के ऑर्बिट में क्या करता है? इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता रहता है। लेकिन अभी तक जो एलिमेंट डिस्कवर हुए हैं जिनका एटॉमिक नंबर 1 से लेकर के 118 तक, एटॉमिक नंबर 1 से लेकर के 118 तक के एटॉमिक नंबर के जो एलिमेंट्स हैं उसमें ये जो देखा गया है कि प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन जो होता है, मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन जो प्रेजेंट होते हैं वो 7 सेल में। किस सेल में? 7 सेल में। और 7 सेल क्या होता है? क्यूब। जो फर्स्ट सेल होता है एटम का उसे हम के सेल कहते हैं। एटम के सेकंड सेल को एल सेल, थर्ड को एम एन ओ पी क्यू, ये सेल है आपके। तो अभी तक 118 तक के एटॉमिक नंबर के जो एलिमेंट हैं इनमें जो मैक्सिमम सेल होते हैं जिसमें इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हो, सेल तो इनफाइनाइट होते हैं, जिसमें इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हो वो 7 सेल तक होते हैं। क्यों तक इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं? अभी तक जो डिस्कवर हुए हैं 118 एटॉमिक नंबर के एलिमेंट है, इसके बाद नहीं होते। ठीक है ना, इसी वजह से पीरियड आपके देखिए पीरियडिक जो टेबल होता है उसमें कितने पीरियड होते हैं? 7 उस सेल के बेसिस पर डिवाइड किए गए हैं। और मॉडर्न जो मॉडिफाइड पीरियडिक टेबल है उसे हम बोर्ड की पीरियडिक टेबल भी कहते हैं, क्योंकि उसमें सेल के अकॉर्डिंग डिवाइड किया गया है आपका। ठीक है, तो अब देखिए आपका हाइड्रोजन जो एटम है इसमें न्यूक्लियस होगा। न्यूक्लियस में क्या होंगे? प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स होंगे। न्यूक्लियस सेंटर में होगा एटम के। इसके अराउंड आपके ऑर्बिट्स हैं। आप इसके अराउंड क्या है? आपके ऑर्बिट्स हैं, ये सेल है कहते हैं। आपका देखिए जो के सेल है इसके लिए स्मॉल n = 1, जो एल सेल है इसके लिए स्मॉल n = 2, जो एम सेल है इसके लिए स्मॉल n = 3, जो एन सेल है इसके लिए स्मॉल n = 4। एन जो होता है ये नंबर ऑफ ऑर्बिट्स है, या इसी को स्मॉल n को कहते हैं प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। आगे पढ़ेंगे क्वांटम नंबर हम पढ़ेंगे। स्मॉल n आपका ये नंबर ऑफ सेल, अगर n = 2 है यानी कि कौन सा सेल होगा आपका? एल। n = 7 है तो आपका कौन सा सेल होगा? आपका क्यू, ये सेल है। और डिफरेंट सेल की जो एनर्जी होती है, डिफरेंट ऑर्बिट की जो एनर्जी होती है बेटा वो डिफरेंट होती है। जैसे के सेल है इसकी एनर्जी हमने E1 से डिनोट किया है,
L की E2 से, M की E3 से, N की आपका E3 से, N की E4 से, सॉरी N की E4 से, M की E3 से, और O की जो होता है E5 से, P की E6 से और Q की E7 से। ये एनर्जी लेवल है। जैसे जैसे हम न्यूक्लियस से अवे होते जाएंगे एनर्जी लेवल क्या होता जाएगा बेटा, ऑर्बिट्स या सेल की एनर्जी क्या होगी, इंक्रीज करेगी। जैसे जैसे हम न्यूक्लियस से अवे होते जाएंगे ऑर्बिट्स या सेल की एनर्जी क्या करेगा बेटा, आपका इंक्रीज करता जाएगा। यानी कि लोअर एनर्जी से जब न्यूक्लियस से हम अवे होते जाएंगे तो लोअर एनर्जी लेवल से हायर एनर्जी लेवल की तरफ जाएंगे। लोअर एनर्जी लेवल ऑर्बिट्स या सेल को हम क्या कहते हैं, एनर्जी लेवल। ऑर्बिट या सेल को हम क्या कहेंगे, एनर्जी लेवल। अब के और एल में आपसे पूछा जाए तो के और एल में जो के वाला होगा वो लोअर एनर्जी लेवल हो जाएगा और एल वाला क्या हो जाएगा, हायर एनर्जी लेवल हो जाएगा। के और एम में पूछा जाए तो के वाला क्या हो जाएगा आपका, लोअर एनर्जी लेवल सेल हो जाएगा आपका, और ये एम वाला क्या हो जाएगा, हायर एनर्जी लेवल हो जाएगा, ऐसे, ठीक है ना। अब इलेक्ट्रॉन की जंपिंग होती है। इलेक्ट्रॉन आप जानते हैं कि हाइड्रोजन जो एटम है इसमें बेटा 1 इलेक्ट्रॉन होता है। हाइड्रोजन एटम में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं आपके, 1 इलेक्ट्रॉन होते हैं हाइड्रोजन एटम में। तो 1 इलेक्ट्रॉन देखो किस ऑर्बिट से किस सेल में होगा आपका, वो के सेल में होगा, ठीक। इलेक्ट्रॉन क्या होगा, के सेल में न्यूक्लियस के अराउंड क्या करता रहेगा, रिवॉल्व करता रहेगा। तो हमने आपको बताया था एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा और इमिशन स्पेक्ट्रा क्या होता है। कोई बॉडी है, किसी बॉडी से अगर क्या हो रहा है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव निकल रहा है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेज निकल रहा है और उसमें डिफरेंट वेवलेंथ के आपके रेज हैं, तो उस डिफरेंट वेवलेंथ को हम क्या करते हैं, उस डिफरेंट वेवलेंथ को हम क्या करते हैं, इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज कर दें, तो जो डायग्राम मिलेगा उसी को हम क्या कहेंगे, इमिशन स्पेक्ट्रा कहेंगे। कोई भी बॉडी आपका एब्जॉर्ब कर रहा है डिफरेंट वेवलेंथ के रेज को क्या कर रहा है, कोई बॉडी ऑब्जर्व कर रहा है, तो जिस वेवलेंथ का कोई भी बॉडी ऑब्जर्व कर रहा है उसी वेवलेंथ को हम क्या कर दें, इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज कर दें, तो जो डायग्राम मिलेगा वो एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा हो जाएगा। हमने बताया था कि एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा एंड इमिशन स्पेक्ट्रा, ठीक है ना, वो एक दूसरे के क्या होते हैं बेटा, कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं। एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा एंड इमिशन स्पेक्ट्रा दोनों एक दूसरे के क्या होते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं। मतलब जो आपका जिस वेवलेंथ का रेज इमिशन में मिस कर जाएगा वो कहाँ अपीयर होगा आपका, एब्जॉर्प्शन में, और जिस वेवलेंथ का रेज एब्जॉर्प्शन में मिस हो जाएगा आपका वो कहाँ अपीयर होगा आपका, वो कहाँ अपीयर होगा आपका, एब्जॉर्प्शन में मिस कर जाएगा वो आपका इमिशन में अपीयर होगा। इसको हमने बताया था जब हम आपको एब्जॉर्प्शन इमिशन स्पेक्ट्रा पढ़ा रहे थे, तो डायग्राम बना करके हमने बताया था, तो हमारे प्रीवियस लेक्चर के वीडियो को आप देख लीजिएगा, ठीक है। तो आपका ये देखिए इलेक्ट्रॉन, मान लीजिए इलेक्ट्रॉन जो होता है के सेल में आपका रिवॉल्व कर रहा है, यहाँ से इस पे हमने क्या कर लिया, एक लाइट रेज गिरा दिया। डिफरेंट सेल की एनर्जी क्या होती है, डिफरेंट होती है। हमने एक लाइट रेज क्या किया, आपका इस पे फॉल कराया, और लाइट रेज में क्या होते हैं, एनर्जी का पैकेट या बंडल होता है जिसे हम फोटॉन या क्वांटा कहते हैं। तो उस एनर्जी को इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, एब्जॉर्ब कर लेगा। जैसे इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, एनर्जी को एब्जॉर्ब करेगा, इलेक्ट्रॉन की एनर्जी हाई हो जाएगी, यानी कि इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड स्टेट में आ जाएगा। तो वो इलेक्ट्रॉन, ये के सेल में जो इलेक्ट्रॉन है ग्राउंड स्टेट है, और के सेल से इलेक्ट्रॉन कहीं भी चला जाएगा, एल एम एन ओ पी क्यू कहीं भी जाएगा तो वो एक्साइटेड स्टेट में होगा। तो जब ये एनर्जी को एब्जॉर्ब करेगा तो ये इलेक्ट्रॉन जो होता है उसकी एनर्जी ज़्यादा हो जाएगी। अब डिपेंड करता है आपको इलेक्ट्रॉन को जंप कराना है, के एल में जंप कराना है, एम में जंप कराना है, एन में जंप कराना है, ओ पी क्यू में जंप कराना है, क्योंकि हर सेल की एनर्जी अलग अलग होती है। एल सेल, एम सेल, एन सेल, ओ सेल, ठीक है ना, पी सेल, क्यू सेल, हर सेल की एनर्जी अलग अलग होती है। तो जितने एनर्जी का आप लाइट रेज, जिस एनर्जी का लाइट रेज आप इलेक्ट्रॉन पर गिराएंगे तो उस ऑर्बिट्स में इलेक्ट्रॉन जम करके चला जाएगा। जैसे मान लीजिए हम मान लेते हैं के वाले सेल की 100 किलो जूल, आगे पढ़ेंगे बोर्ड एटॉमिक मॉडल पढ़ाएंगे तो सेल की एनर्जी कितनी होती है हम बताएंगे। मान लेते हैं हम पोटेशियम की 100 किलो जूल है, इसकी एल की 200, 300, 400, 500, 600, 700 किलो जो है किलो जूल आपका एनर्जी, कितना किलो जूल एनर्जी है सेल की। अब हमने जो रेज गिराया, इलेक्ट्रॉन जो के सेल में रिवॉल्व कर रहा है उसकी एनर्जी मान लेते हैं 100 किलो जूल है। अब हमने जो रेज गिराया उसकी एनर्जी 400 किलो जूल है। जो रेज हमने गिराया उसकी एनर्जी कितनी है, 400 किलो जूल है। जब आपका इलेक्ट्रॉन पर गिरेगा तो जम करके कहाँ चलेगा, 400 किलो जूल का गिरा रहे हैं, तो 400 किलो जूल एनर्जी किसमें होगा आपका, एन का होगा भाई, 100, 200, 300, 400। तो इलेक्ट्रॉन जम करके किसी तरह के सेल से किसमें चला जाएगा, एन सेल। लेकिन आपका इलेक्ट्रॉन की स्टेबिलिटी किसमें है, हाइड्रोजन आइटम में जो इलेक्ट्रॉन की स्टेबिलिटी किसमें है, के सेल में है। क्या है, के सेल में आपका है स्टेबिलिटी, आपका ये ग्राउंड स्टेट में है। तो ये आप एनर्जी दे देंगे तो के से जम करके एन सेल में तो चला जाएगा, लेकिन वो लंबे समय तक नहीं रहेगा आपका,
ठीक, कितने टाइम तक रहेगा इलेक्ट्रॉन जंप करके, जब लोअर ऑर्बिट से या लोअर एनर्जी लेवल से हायर एनर्जी लेवल में जाएगा तो 10 टू द पावर -8 सेकंड, 10 टू द पावर -1 सेकंड तक आपका जो है 10 टू द पावर -1 सेकंड तक जो है इलेक्ट्रॉन आपका एन सेल में रहेगा। फिर आपका जो है जंप करके इसमें आ जाएगा, आपका के सेल में आएगा, फिर एक साइड स्टेट में किससे आ जाएगा, आपका ग्राउंड स्टेट में आ जाएगा। तो जब इलेक्ट्रॉन के से एन में गया तो जिस वेवलेंथ, जिस फ्रीक्वेंसी का रेज का क्या किया, एब्जॉर्प्शन किया, जब के से एन में गया, और जब एन से के में आएगा तो जिस वेवलेंथ फ्रीक्वेंसी का लाइट रेज ने एब्जॉर्ब किया था उसी को क्या कर देगा, इमिट कर देगा। ऐसे बेटा इलेक्ट्रॉन अगर एल से के में आए, एन से के में आए, एन से के में आए, ओ से के में आए, पी से के में आए, क्यू से के में आए, डिफरेंट सेल से इलेक्ट्रॉन जो होता है आपका डिफरेंट सेल से बेटा इलेक्ट्रॉन अगर के में आएंगे तो डिफरेंट वेवलेंथ या फ्रीक्वेंसी का क्या रहेगा बेटा, इमिशन करेगा। तो डिफरेंट वेवलेंथ या फ्रीक्वेंसी का जो इमिशन करेगा उसी को हम क्या कर दे बेटा, वेवलेंथ को हम इंक्रीजिंग ऑर्डर में और फ्रीक्वेंसी को डिक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज कर दें तो जो हमको स्पेक्ट्रा मिलेगा वो हाइड्रोजन का क्या हो जाएगा, इमिशन स्पेक्ट्रा होगा। जब हायर ऑर्बिट से लोअर ऑर्बिट में आएगा तो डिफरेंट वेवलेंथ का इमिशन करेगा, और जो डिफरेंट वेवलेंथ होंगे उन वेवलेंथ को हम इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज कर दें या फ्रीक्वेंसी के डिक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज कर दें तो जो हमको डायग्राम मिलेगा वो इमिशन स्पेक्ट्रा हो जाएगा इसका, हाइड्रोजन का। और जिस वेवलेंथ का एब्जॉर्ब किया आपका, जिस वेवलेंथ का भाई डिफरेंट वेवलेंथ का क्या करेगा, एब्जॉर्ब करेगा आपका। एल वाला जो होगा वो डिफरेंट वेवलेंथ का, एल सेल में जो इलेक्ट्रॉन होगा डिफरेंट वेवलेंथ एब्जॉर्ब करेगा। एम में डिफरेंट है क्योंकि एनर्जी अलग अलग है तो वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी भी अलग अलग होगी आपका। तो ये एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा और इमिशन स्पेक्ट्रा। तो ये स्पेक्ट्रा जो हमको हाइड्रोजन से मिलेगा, जो स्पेक्ट्रा हमको हाइड्रोजन से ऑब्टेन होता है उसी को हम हाइड्रोजन स्पेक्ट्रा कहते हैं, ठीक है ना। और इसमें क्या होता है, जो विजिबल रेंज, लाइट रेंज, विजिबल रेंज, लाइट रेंज का विजिबल रेंज एक ऐसा रेंज होता है जिस वेवलेंथ पर हम किसी भी ऑब्जेक्ट को देख सकते हैं। जैसे विजिबल रेंज जो होता है वो 380 नैनोमीटर से लेकर के 700 नैनोमीटर तक आता है। अगर किसी लाइट रेंज की वेवलेंथ 380 नैनोमीटर से लेकर के 700 नैनोमीटर तक है तो इस लाइट की प्रेजेंस में किसी भी ऑब्जेक्ट को हम क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं नेकेड आई से, ठीक है ना। अगर इससे लेस है वेवलेंथ या इससे हाई है आपका वेवलेंथ तो हम उस ऑब्जेक्ट को अपनी नेकेड आई से देख नहीं पाएंगे, नेकेड आई से क्या कर पाएंगे, देख नहीं पाएंगे, ठीक है ना। तो विजिबल रेंज, विजिबल का मतलब आपका इस लाइट की प्रेजेंस में किसी भी ऑब्जेक्ट को हम क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं, ठीक है ना। इससे कम होगा वेवलेंथ या इससे ज़्यादा होगा आपका तो हम किसी भी ऑब्जेक्ट को देख नहीं पाएंगे, इसीलिए इसे विजिबल रेंज में आपका ये वेवलेंथ के जो रेंज होते हैं वो विजिबल रेंज में आते हैं। तो ऐसे आपका जो होता है इनका वेवलेंथ जब अलग अलग होगा तो कुछ अलग अलग रेंज में आएंगे आपका भाई। जब लोअर ऑर्बिट से हायर ऑर्बिट आएंगे सबकी वेवलेंथ अलग अलग होगी ना, सबकी वेवलेंथ अलग अलग होगी तो अलग अलग रेंज में आएंगे। कुछ विजिबल रीजन में आ जाएंगे, कुछ अल्ट्रावायलेट रीजन में आ जाएंगे, कुछ अब कौन से विजिबल में आएंगे, कौन से अल्ट्रावायलेट में आएंगे। जब 700 नैनोमीटर से वेवलेंथ अबव हो जाता है तो वो जो रीजन होता है वो इंफ्रारेड रीजन होता है। 700 नैनोमीटर से वेवलेंथ अबव हो जाता है तो उस रीजन को हम क्या कहते हैं बेटा, इंफ्रारेड रीजन, इंफ्रारेड रीजन कहते हैं, ठीक है ना। और इस रेंज में अगर वेवलेंथ है किसी लाइट रेंज का तो विजिबल रीजन होगा। इससे कम हो जाएगा 300 नैनोमीटर, जो वेवलेंथ इससे कम अगर किसी लाइट रेंज का वेवलेंथ है तो वो अल्ट्रावायलेट रीजन में आ जाएगा। तो इसमें अल्ट्रावायलेट रीजन, विजिबल रीजन और आपका जो है इंफ्रारेड रीजन, 3 रीजन में है, रीजन वाइज डिवाइड किया गया है। और इसी रीजन में जो है डिफरेंट साइंटिस्ट ने आपका इलेक्ट्रॉन जैसे के से जंप करके एल में गया, ठीक है ना, या जो है एल से जंप करके इलेक्ट्रॉन के में आया, एम से के में आया, एन से के में आया, ओ से के में आया, पी से क्यू में आया और क्यू से आपका के में आया। तो डिफरेंट जो आपके सेल हैं, ठीक है ना, इस जंपिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन जो होता है डिफरेंट साइंटिस्ट ने डिस्कवर किया है, ठीक है ना। तो उनके नेम पर पड़ गया लाइमन सीरीज, पास्चर सीरीज, पिफन सीरीज, ब्रैकेट सीरीज, हैम्फ्री सीरीज, ठीक है ना, कई सीरीज है आपका। तो साइंटिस्ट के नेम पर पड़ गया आपका, ठीक है ना, साइंटिस्ट के नेम पर पड़ गया, वो आगे हम अभी बताएंगे, ठीक है। अब इलेक्ट्रॉन की जो जंपिंग होती है, इलेक्ट्रॉन की जो जंपिंग होती है, अगर हायर एनर्जी लेवल से आपका लोअर एनर्जी लेवल में इलेक्ट्रॉन आता है, इलेक्ट्रॉन की जंपिंग होती है तो आपका क्या करेगा, ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का क्या करेगा, एमिशन करेगा, उसका वेवलेंथ होगा। उसी वेवलेंथ को हम क्या करते हैं,
इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग ऑर्डर मेरे वेवलेंथ को इंक्रीजिंग ऑर्डर, फ्रीक्वेंसी को डिक्रीजिंग ऑर्डर अरेंज करते हैं, तो जो डायग्राम मिलेगा वो क्या होगा आपका स्पेक्ट्रम होगा आपका, क्या होगा, और हाइड्रोजन आइटम से मिलेगा तो हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम हो जाएगा आपका, ठीक है ना। अब देखते हैं, ठीक है, स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन, इसमें देखिए क्या लिखा है, देखिए इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज ट्यूब आपने पढ़ा बेटा, इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज ट्यूब आपने पढ़ा, कैथोड रेज और कैनाल रेज जब हम पढ़ा रहे थे आपको, तो वहाँ पे इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज ट्यूब हमने बताया था। इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज ट्यूब होता क्या है, इसमें ग्लास का एक सिलेंडर होता है, ट्यूब होता है, इसमें मेटल की जो प्लेटें होती हैं, दोनों मेटल की प्लेटों को एक हाई वोल्टेज सोर्स से क्या कर देते हैं, ऐड कर देते हैं, और हाई वोल्टेज सोर्स जो होता है अप्रॉक्सीमेट 10,000 वोल्टेज होता है, अप्रॉक्सीमेट कितना होता है 10,000 वोल्टेज होता है आपका अप्रॉक्सीमेट, ठीक है। और उसमें क्या करते हैं, प्रेशर को लो कर देते हैं, प्रेशर को लो कर देते हैं जब हम, और वैक्यूम पंप लगा होता है उसमें, वैक्यूम पंप से क्या करते हैं, प्रेशर को लो कर देते हैं। लो प्रेशर हाई वोल्टेज पर जो गैस होती है, हाइड्रोजन गैस आपका डिस्चार्ज ट्यूब में फील्ड है, ठीक। और जो प्लेटें होती हैं, एक एनोड का काम करती है, एक कैथोड का काम। एनोड पर आप जानते हैं पॉजिटिव चार्ज होता है और कैथोड पर क्या होता है, नेगेटिव चार्ज होता है, ठीक। तो आपका लो प्रेशर और हाई वोल्टेज पर आपके जो गैस, हाइड्रोजन गैस प्रेजेंट होंगे डिस्चार्ज ट्यूब में, क्या कर जाएंगे बेटा, आयोनाइज कर जाएंगे, क्या कर जाएंगे, आयोनाइज। H2 ब्रेक हो जाएगा किसमें बेटा, H प्लस और प्लस इलेक्ट्रॉन में, हाइड्रोजन आपका किसमें ब्रेक हो जाएगा, आपका H प्लस इलेक्ट्रॉन में क्या हो जाएगा, आपका ब्रेक हो जाएगा, H प्लस इलेक्ट्रॉन में क्या हो जाएगा, आपका ब्रेक हो जाएगा, ठीक है। H प्लस इलेक्ट्रॉन, इससे मान लीजिए H2 है आपका, कीप्स आउट 2H प्लस और प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, इसमें ब्रेक हो जाएगा आपका, H2 गिव्स आउट 2H प्लस इलेक्ट्रॉन में क्या कर जाएगा, आपका ब्रेक हो जाएगा आपका, ठीक है ना, प्लस इलेक्ट्रॉन में क्या हो जाएगा आपका, ये ब्रेक हो जाएगा आपका, ठीक है। अब आपका जो होगा, अब इससे क्या होगा, जब इलेक्ट्रॉन ब्रेक होगा तो इससे क्या होगा, आपका लाइट रेज निकलेगा, क्या होगा, जब हाइड्रोजन ब्रेक होगा आपका गैसों में इलेक्ट्रिक कंडक्शन, इससे लाइट रेज निकलेगा, तो ये लाइट रेज निकल रहा है आपका, ये लाइट रेज है, ठीक है ना, बीम ऑफ, ये बीम ऑफ लाइट रेज निकल रहा है इससे, ठीक है ना, इलेक्ट्रिक जैसे डिस्चार्ज ट्यूब है आपका, इससे बीम ऑफ लाइट रेज निकल रहा है, और आपका एक प्रिज्म रखा हुआ है, प्रिज्म रखा है, ग्लास के स्लिट लगा हुआ है, इसके पहले ग्लास के स्लिट क्या करता है, रेज को डाइवर्ज नहीं होने देता, इसलिए ग्लास का स्लिट लगा देते हैं, ग्लास के स्लिट से हो करके आपका जो है, आपका ये लाइट रेज जाएगा, जो आपका हाइड्रोजन से क्या करेगा, जो रेज हाइड्रोजन से निकलेगा, और रेज वही निकलेगा, इस इलेक्ट्रॉन की जंपिंग होगी ना, इलेक्ट्रॉन की जंपिंग होगी आपका लोअर एनर्जी लेवल से हायर एनर्जी लेवल में, ये हायर से लोअर में आपका होगा, तो आपका जब हायर से लोअर में इलेक्ट्रॉन की जब जंपिंग होगी लोअर हायर एनर्जी लेवल सेल से लोअर एनर्जी लेवल सेल में, तो क्या करेगा, वो लाइट रेज का एमिशन करेगा, तो वही लाइट रेज यहाँ पे निकल रहा है, तो वही लाइट रेज यहाँ पे क्या कर रहा है, निकल रहा है, ये प्रिज्म है, प्रिज्म से पास करेंगे तो क्या कर देगा आपका, इसको डिस्पर्सल कर देगा। यहाँ पे एक फोटोग्राफी प्रिंट है, हमने बताया था लाइन स्पेक्ट्रा, लाइन स्पेक्ट्रा क्या होता है, जो हमने बताया था, जैसे येलो कलर, अगर मान लीजिए हमने कहा एक रेज जा रही है और वो येलो कलर की है, तो उसमें एक वेवलेंथ की नहीं होगी, येलो कलर का वेवलेंथ का एक रेंज होता है, इतने से इतने रेंज में अगर वेवलेंथ में है तो आपका येलो कलर का होगा। रेड कलर में वेवलेंथ का एक रेंज होता है, इतने से इतने अगर रेंज में वेवलेंथ है तो आपका वो रेड कलर होगा, ठीक है। ब्लू कलर का जो होता है, ब्लू कलर जो होता है, अगर ब्लू कलर किसी रेंज का है तो कोई जरूरी इसमें एक ही वेवलेंथ के हो आपके, तो उसमें एक रेंज होता है, इतने से इतने रेंज तक अगर है आपका तो वो आपका ब्लू कलर का होगा आपका, ठीक है। तो लाइन स्पेक्ट्रम में हमने बताया था कि जैसे हमने क्या किया कि मान लीजिए 100 एंगस्ट्रॉम से लेकर के 200 एंगस्ट्रॉम तक के वेवलेंथ का जो रेंज है वो हमने मान लिया येलो कलर का है, क्या है, येलो कलर का है। उसमें से हमने एक रेंज ले लिया 105, हमने एक रेंज लिया, उसका जो वेवलेंथ है 105 एंगस्ट्रॉम, कितना है, 105 एंगस्ट्रॉम है। तो वो आपका जो है हमने ऐसे एग्जांपल लेकर के आपको बता रहे, वेवलेंथ सबका अलग अलग है येलो का, लेकिन हमने मान लिया कि आपका जो येलो कलर का जो रेज है उसमें जो वेवलेंथ आपका है वो 100 एंगस्ट्रॉम से लेकर के 200 एंगस्ट्रॉम की वेवलेंथ जो है वो आपका येलो रेंज में आती है। तो एक रेंज हमने निकाल लिया, वो आपका क्या हो गया, आपका उसका जो वेवलेंथ है वो 105 एंगस्ट्रॉम, कितना है, 105 एंगस्ट्रॉम है, तो वो आपका जो है येलो रेंज होगा आपका। तो अगर वन रेज है आपका,
देखिए यहाँ पे अलग अलग रेज निकल रहा है। वन रेज है आपका तो येलो कलर तो होगा, लेकिन अगर वन रेज किसी फोटोग्राफिक प्लेट पर और वन रेज आपको मिल रहा है तो वो लाइन स्पेक्ट्रा कहलाता है। लाइन स्पेक्ट्रा में एक ही वेवलेंथ होता है। लाइन स्पेक्ट्रा में क्या होता है, एक ही वेवलेंथ का होता है आपका, एक ही वेवलेंथ, मतलब वेवलेंथ एक फिक्स होगा आपका, ठीक है। वेवलेंथ क्या होगा, लगातार नहीं होंगी। जैसे आपका 100 5 एंगस्ट्रॉम हो गया, फिर आपका 110 एंगस्ट्रॉम हो गया, एक रेज, एक वेवलेंथ का एक रेज, ठीक है ना। कई वेवलेंथ के रेज हो लेकिन वो आपका जो अलग अलग हो। जैसे देखिए जब आपका क्या होता है, डिस्चार्ज ट्यूब से आपका लाइट रेज पास होता है, ठीक है ना, तो और रेज से पास कर देते हैं इसको, तो यहाँ पे फोटोग्राफिक प्लेट लगा है, तो इस रेज को क्या करता है, जो डिस्चार्ज ट्यूब से निकलता है इसको क्या करता है, प्रिज्म डिस्पर्जन कर देता है। तो इसमें देखिए आपका मिला है 6563 एंगस्ट्रॉम टाइप मिलता है लाइन स्पेक्ट्रा। तो जो फोटोग्राफिक प्लेट होता है यहाँ पे जब पड़ेगा आपका, तो यहाँ पे आपका क्या रेड कलर का साइन आ जाएगा, रेड कलर का। अगर मान लीजिए यही अगर रेड कलर पूरा कई रेज के वेवलेंथ होते तो रेड कलर इतना दूर आ जाता है। रेड कलर अगर कई वेवलेंथ के रेड रेज होते तो आपका इस पे जो फोटोग्राफिक प्लेट इस पे एक लाइन नहीं बनता, बड़ा सा ऐसे लाइन रेड कलर बन जाता है। क्योंकि अगर बड़ा सा रेड कलर ऐसे थोड़ी दूर स्पेस में रेड कलर बना हुआ है, ठीक है ना, तो इससे ये कंफर्म हो जाएगा कि आपका रेड लाइट रेज तो है ही है, आपका रेड कलर बन गया है, लेकिन इसमें कई वेवलेंथ के रेज हैं, कई वेवलेंथ के रेज हैं। लेकिन लाइन जो जब आपका एक ऐसे पतली सी लाइन बनेगा आपका फोटोग्राफिक प्लेट पर रेड कलर की, येलो कलर की, ऑरेंज कलर की, तो इससे ये पता चल जाएगा कि आपका ये लाइन स्पेक्ट्रा है। लाइन स्पेक्ट्रा ने बताया था एक वेवलेंथ होता है आपका, ठीक है ना, एक ही फिक्स वेवलेंथ होगा। रेड वाला देखिए आपका इस वेवलेंथ का हो गया, ठीक। फिर सेकंड आपका लाइन स्पेक्ट्रा बन रहा है, यहाँ पे लाइन बन रहा था ब्लू ग्रीन कलर का, यहाँ पे फोटोग्राफिक प्लेट पर एक लाइन बन रहा था, उसका वेवलेंथ है 4861 एंगस्ट्रॉम, ठीक। फिर एक लाइन और बन रहा था किस कलर का, इंडिगो कलर का, उसका वेवलेंथ कितना है 4340 एंगस्ट्रॉम, ठीक। फिर वायलेट वाला है, वायलेट वाले का वेवलेंथ कितना है 4120 एंगस्ट्रॉम, ये वायलेट है। ये आपका क्या हो गया लाइन स्पेक्ट्रा। देखिए यहाँ लिखा है लाइंस इन फोटोग्राफिक प्लेट, लाइंस इन फोटोग्राफिक प्लेट, तो ये ऐसे लाइन बन जाएगा आपका, ठीक है। अगर कई वेवलेंथ के अगर जो है रेड लाइट के कई वेवलेंथ के अगर रेज होंगे तो आपका ऐसे लाइन नहीं बनेगा फोटोग्राफिक प्लेट, थोड़ा दूर ऐसे स्पेस में रेड हो जाएगा, थोड़ी दूर स्पेस में क्या हो जाएगा, ऐसे थोड़े स्पेस में फोटोग्राफिक प्लेट पर रेड हो जाएगा। फिर थोड़े आपका अब यहाँ पे क्या आएगा, ये डार्क होगा, यहाँ पे क्या होगा आपका, ये बीच में क्या होगा, यहाँ फोटोग्राफिक प्लेट पर डार्क होगा, ये डार्क हो गया, बीच में फोटोग्राफिक प्लेट क्या होगा आपका, डार्क होगा आपका, ठीक है ना। और यहाँ पर तो ये आपका क्या हो जाएगा, आपका ये लाइन स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन हो जाएगा, लाइन स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन हो जाएंगे। अब समझिए स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन, इसको पढ़ते हैं, ध्यान सुनिए। वह इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज आप जानते हैं, इस पास थ्रू हाइड्रोजन गैस, हाइड्रोजन गैस से इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज पास कर दे, ठीक है ना। तो कैसे पास करेंगे, प्रेशर को लो करेंगे, वोल्टेज को हाई करेंगे। इनक्लोज इन ए डिस्चार्ज ट्यूब में आपका हाइड्रोजन गैस क्या है, इनक्लोज है, अंडर लो प्रेशर, प्रेशर कितना होता है हमने बताया था आपको, ठीक। एंड द इमिटेड लाइट इज एनालाइज, जो लाइट रेज इमिट करेगा, इमिटेड लाइट इज एनालाइज बाय स्पेक्ट्रोस्कोप, हमने स्पेक्ट्रोस्कोप बताया है। स्पेक्ट्रोस्कोप क्या होता है या स्पेक्ट्रोग्राफ क्या होता है हमने बताया है। स्पेक्ट्रोस्कोप या स्पेक्ट्रोग्राफ एक इंस्ट्रूमेंट होता है, ठीक है ना, जिससे अगर कोई लाइट रेज हम पास कर दें, स्पेक्ट्रोग्राफ या स्पेक्ट्रोस्कोप एक इंस्ट्रूमेंट होता है जिससे किसी भी लाइट रेज को अगर हम पास कर दें इस इंस्ट्रूमेंट से, तो वो क्या करेगा, जो डिफरेंट वेवलेंथ के आपके रेज आपके उस लाइट रेज में होंगे तो उसको क्या कर देगा, डिफरेंट वेवलेंथ में क्या कर देगा, स्प्लिटिंग कर देगा, सेपरेट कर देगा आपका। इसका काम यही होता है। जैसे लाइट रेज, व्हाइट लाइट रेज हमने पास कर दिया किससे, स्पेक्ट्रोस्कोप से, तो क्या करेगा, डिफरेंट वेवलेंथ के जो आपके रेज हैं, येलो, ऑरेंज, ग्रीन, विब्रियो, सबको अलग अलग कर देगा, सबको क्या कर देगा, डिफरेंट वेवलेंथ के जो है रेज है सबको अलग अलग कर देगा, सेपरेट कर देगा या स्प्लिटिंग कर देगा। आपका स्पेक्ट्रोस्कोप एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट होता है, हमने प्रीवियस लेक्चर में इसको बताया है। द स्पेक्ट्रम कंसिस्ट ऑफ ए लार्ज नंबर ऑफ जो होता है लाइंस, सही बात है। स्पेक्ट्रम जो कंसिस्ट होगा लार्ज नंबर ऑफ लाइंस, लार्ज नंबर ऑफ लाइंस क्यों बनेंगे, क्योंकि आपका जब इलेक्ट्रॉन की जंपिंग होगी, जब इलेक्ट्रॉन आपका हायर एनर्जी लेवल से लोअर एनर्जी लेवल में आएगा तो डिफरेंट वेवलेंथ का क्या करेगा बेटा, इमिशन करेगा। जैसे मान लीजिए इलेक्ट्रॉन
के सेल से जंप करके क्यू सेल में गया तो क्यू से डायरेक्ट आपका के में नहीं आएगा, क्यू से किस में आएगा, पी में आएगा, ठीक है ना, तब वेवलेंथ का एमिशन करेगा। फिर क्यू से ओ में आएगा, फिर वेवलेंथ का एमिशन करेगा। फिर क्यू से एन में आएगा, फिर अलग वेवलेंथ का एमिशन करेगा। फिर क्यू से एम में आएगा, अलग वेवलेंथ का एमिशन करेगा। फिर क्यू से एल में आएगा, अलग वेवलेंथ का एमिशन करेगा। फिर क्यू से के में आएगा, अलग वेवलेंथ का एमिशन करेगा आपका, ठीक है ना। तो लाइन स्पेक्ट्रम मिल जाएगा, नहीं मिल जाएगा आपको। लार्ज नंबर ऑफ जो होता है लाइंस व्हिच आर ग्रुप्ड इनटू डिफरेंट सीरीज, मतलब इनको डिफरेंट सीरीज में डिवाइड किया गया। जैसे अल्ट्रावायलेट रीजन इस वेवलेंथ से इस वेवलेंथ में है तो आपका अल्ट्रावायलेट रीजन में आ जाएगा। इस वेवलेंथ से इस वेवलेंथ में है तो आपका विजिबल रीजन में आ जाएगा। इस वेवलेंथ से इस वेवलेंथ के बीच में तो इंफ्रारेड रीजन में आ जाएगा, ठीक है ना। वही कह रहा है डिफरेंट सीरीज, दिस सीरीज अपीयर्स इन डिफरेंट रीजन्स ऑफ लाइट। जो वेवलेंथ आपका जो है, ठीक है, डिफरेंट रीजन ऑफ लाइट एंड आर नेम्ड आफ्टर देयर डिस्कवर, ठीक है ना। तो आपका जो डिफरेंट इलेक्ट्रॉन जो जंप कर रहा था आपका हायर एनर्जी लेवल, तो डिफरेंट वेवलेंथ के जो होता है आपका लाइट इसका क्या कर रहा है, इमिट कर रहा था। तो उनको डिफरेंट जो वेवलेंथ थे आपके, उनको रीजन वाइज डिवाइड कर दिया। इतने से इतने वेवलेंथ में आएगा तो अल्ट्रावायलेट रीजन में आएगा, इतने से इतने वेवलेंथ आएगा तो विजिबल रीजन में, इससे ज़्यादा रीजन में आ जाएगा वेवलेंथ, इससे ज़्यादा हो जाएगा तो इंफ्रारेड रीजन में आ जाएगा। हमने बताया है अगर लाइट रेज की वेवलेंथ इतने से इतने एंगस्ट्रॉम के बीच में 380 नैनोमीटर से 700 नैनोमीटर के बिटवीन है तो आपको विजिबल रीजन में आ जाएगा। इससे वेवलेंथ ज़्यादा है तो इंफ्रारेड रीजन में आ जाएगा। इससे वेवलेंथ कम है तो आपका क्या आ जाएगा, इससे आपका वेवलेंथ कम है आपका तो आपका जो है वो अल्ट्रावायलेट रीजन में आ जाएगा। लेकिन सीरीज में डिवाइड कर दिया जाएगा, रीजन हो गया आपका। तो सीरीज होता है, डिफरेंट साइंटिस्ट ने डिस्कवर किया। जैसे एक साइंटिस्ट है आपका जो है बाल्मर, और बाल्मर, ठीक है, एक साइंटिस्ट है आपका जो है बाल्मर, या कह दीजिए लाइमन सीरीज, लाइमन सीरीज, लाइमन लेते हैं। लाइमन सीरीज के लिए जो n1 की वैल्यू होती है वो 1 होती है। लाइमन सीरीज के लिए n1 की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। और n2 क्या होती है, n2 की वैल्यू क्या होती है, 2 3 4 5 6 7। लाइमन सीरीज के लिए आपका जो n1 की वैल्यू होती है वो 1 होता है और n2 की जो वैल्यू होती है 2 3 4 5 6 7, ठीक है ना। यानी कि इसका मतलब ये समझ में आया आपको, इलेक्ट्रॉन 2 से जंप करके 1 में आए, 3 से जंप करके 1 में आए, 4 से जंप करके 1 में आए, 5 से जंप करके 1 में आए, 6 से जंप करके 1 में आए और 7 से जंप करके 1 में आए। तो इसकी डिस्कवर, इस स्पेक्ट्रम की डिस्कवर जो है लाइमन नामक साइंटिस्ट ने की थी। किसने, लाइमन नामक साइंटिस्ट ने की थी। इसलिए इस सीरीज को हम क्या कहते हैं, लाइमन सीरीज। फिर आता है आपका सेकंड है आपका बाल्मर सीरीज। बाल्मर सीरीज के लिए n1 की वैल्यू कितनी होगी, 2, n1 की वैल्यू कितनी होगी 2 और n2 की वैल्यू कितनी होगी, 2 के बाद जो आएगा 3 4 5 6। तो इलेक्ट्रॉन जब आपका, ठीक है ना, इलेक्ट्रॉन जब आपका n1 की वैल्यू कितनी होगी 2 और n2 की वैल्यू 3 4 5, यानी कि इलेक्ट्रॉन जो है n से जंप करके आपका इसमें आएगा l से, फिर n से जंप करके आपका l में आएगा, o से जंप करके l में आएगा, p से जंप करके l में आएगा, q से जंप करके आपका किसमें आएगा, l में आएगा। तो जो वेवलेंथ का एमिशन करेगा, इसकी डिस्कवर किसने की थी, बाल्मर साइंटिस्ट ने डिस्कवर की थी, इसलिए इसको हम बाल्मर सीरीज कह देते हैं। ठीक, लाइमन बाल्मर सीरीज हो गया। पास्टन सीरीज, पास्टन के लिए जो n1 की वैल्यू होती है वो 3 होती है। पास्टन के लिए n1 की वैल्यू कितनी होती है, 3 होती है और n2 की वैल्यू कितनी होती है, 3 के बाद 4 5 6 7। तो इलेक्ट्रॉन जब जंप करके आपका 4 से 3 में आएगा, 5 से 3 में आएगा, 6 से 3 में आएगा, 7 से 3 में आएगा। तो डिफरेंट वेवलेंथ का क्या करेगा, एमिशन करेगा। तो इस स्पेक्ट्रम की जो डिस्कवर की थी वो पास्टन ने की थी, इसलिए उस सीरीज को हम क्या कह देते हैं, पास्टन सीरीज कह देते हैं। ठीक है ना। तो लाइमन हो गया, बाल्मर हो गया, पास्टन सीरीज हो गया आपका, और जो होता है, ठीक है ना, ब्रैकेट सीरीज हो जाएगा आपका। ब्रैकेट के लिए क्या हो जाएगा, n1 इक्वल टू क्या हो जाएगा 4 और n2 इक्वल टू क्या हो जाएगा 5 6 7, यानी कि इलेक्ट्रॉन 5 से 4 में, 6 से 4 में, 7 से 4 में। तो जो वेवलेंथ एमिशन करेगा वो एक सीरीज होगा, उस सीरीज को हम कहते हैं ब्रैकेट सीरीज। इसकी साइंटिस्ट के नेम पर पड़ा है डिफरेंट सीरीज, ठीक है ना। और उसको वेवलेंथ के डिफरेंट रीजन में भी डिवाइड कर देगा। ये अल्ट्रावायलेट में होगा आपका, ठीक है ना, ये विजिबल रीजन होगा। कौन कौन से अल्ट्रावायलेट में, कौन कौन से विजिबल में होंगे, कौन कौन से इंफ्रारेड रीजन में होंगे, वो आगे भी हम डिटेल में देखते हैं, ठीक है ना। रीजन ऑफ लाइट आर नेम आफ्टर देयर डिस्कवर, डिस्कवर के नेम पर पड़ा है आपका। द कंप्लीट स्पेक्ट्रम इज नोन एज हाइड्रोजन। इस कंप्लीट स्पेक्ट्रम को क्या कहते हैं, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम कहते हैं।
ठीक है ना। तो एक साइंटिस्ट है बेटा रिडबर्ग, RYDBERG, रिडबर्ग इन 1890, रिडबर्ग एक साइंटिस्ट है, इन्होंने 1890 में एक फार्मूला दिया। रिडबर्ग एक साइंटिस्ट हैं, इन्होंने 1890 में 1890 में एक फार्मूला दिया जिससे हम जो हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम होता है उसमें डिफरेंट वेवलेंथ के या डिफरेंट फ्रीक्वेंसी के जो आपके रेज हैं उनका हम वेवलेंथ या जो है फ्रीक्वेंसी या वेव नंबर निकाल सकते हैं। रिडबर्ग एक साइंटिस्ट हैं, इन्होंने 1890 में एक फार्मूला दिया जिससे हम इलेक्ट्रॉन की जंपिंग हो रही है लोअर एनर्जी लेवल से हायर एनर्जी लेवल में, उससे जो लाइट रेज का एमिट कर रहा है उस लाइट रेज की वेवलेंथ क्या होगी, डिफरेंट भाई आपका जंप करके जब आएगा तो डिफरेंट वेवलेंथ के लाइट रेज का एमिट करेगा। तो वेवलेंथ हमें पता नहीं, तो उन्होंने एक फार्मूला बताया। उस फार्मूले से हम क्या करते हैं कि जैसे इलेक्ट्रॉन जब ओ सेल से के सेल में जंप कर आएगा तो वेवलेंथ कंसन करेगा आपका, फिर ओ से किस में आएगा आपका एन से आपका के में आएगा, फिर एन से के में, एल से के में आएगा, तो डिफरेंट वेवलेंथ कंसन करेगा। कितना वेवलेंथ होगा ये हमें नहीं पता है, तो उसके लिए रिडबर्ग ने 1890 में एक फार्मूला दिया। वो फार्मूला ये है 1/λ इक्वल्स टू वेव नंबर है न्यू बार, 1/λ इक्वल्स टू न्यू बार, न्यू बना करके ऊपर से लाइन कर दी न्यू बार, 1/λ इक्वल्स टू न्यू बार इक्वल्स टू RH और ब्रैकेट में लिखा 1/n1 स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर, ठीक है ना। यहाँ पे RH क्या बेटा, हियर RH इज कॉल्ड रिडबर्ग कांस्टेंट। RH की वैल्यू क्या होती है बेटा, रिडबर्ग कांस्टेंट है एंड इट्स वैल्यू इज रिडबर्ग कांस्टेंट है, इसकी जो वैल्यू होती है 1.0967 into 10 to the power 5 पर सेंटीमीटर। ये सीजीएस में हो जाएगा रिडबर्ग कांस्टेंट यूनिट। एमकेएस में रिडबर्ग कांस्टेंट की वैल्यू कितनी होगी आपका 1.09677 into 10 to the power 7 पर मीटर, ठीक। और n1, n2 आर इंटीजर्स, मतलब नंबर है 1 2 3 4 and 1 2, लेकिन n2 ऑलवेज ग्रेटर